ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि। 6 दिसंबर तक लिए जा सकेंगे नाम वापस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की कड़ी निगरानी करने और कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में चलाए जा रहे हुक्का बारों को बंद करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाई। और जवाद तूफान के असर से दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने किसानों को धान की फसल काटकर उसे सुरक्षित भंडारणों में रखने की सलाह दी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 4 नगर निगम सहित 15 निकायों में आम चुनाव और 17 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए कल नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि है। 6 दिसंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे, जिसके बाद चुनाव चिन्ह का वितरण किया जाएगा। निकाय चुनाव के तहत 10 जिलों के 15 शहरों में 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इस बीच नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने सभी 15 नगरीय क्षेत्रों और वार्डों में उम्मीदवारों की सूची प्रदेश चुनाव समिति के अनुमोदन के बाद जारी कर दी है। वहीं भाजपा ने भी विभिन्न नगरीय निकायों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर कल से धान खरीदी शुरू हो गई है। पहले दिन कल 30,000 से अधिक किसानों ने 88,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में पंजीकृत किसानों की संख्या 24,09,000 से अधिक है। इस वर्ष धान खरीदी के लिए राज्य में 2,459 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने आज सुकमा जिले में 3 नए धान खरीदी केंद्रों का शुभारंभ किया। इनमें जिले के छिंदगढ़ विकासखंड के कुंदनपाल, कांजीपानी और बिरसठपाल गांव के धान खरीदी केंद्र शामिल हैं। धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रदेश के सचिवालय से लेकर सभी जिलों के अधिकारी धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। आज सभी जिलों में संभाग आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारियों ने केंद्र पहुंचकर वहां की व्यवस्थाएं देखी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों द्वारा किसानों से चर्चा कर उनसे फीडबैक भी लिया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को सहकारी समितियों और धान उपार्जन केंद्रों का नियमित रूप से दौरा कर किसानों की सहूलियतों के लिए केंद्र में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीदी सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगजनों से सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाले व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों, राज्यों और जिलों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ को भी 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया यह पुरस्कार प्राप्त करेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सभी श्रेणियों के विजेताओं को बधाई देते हुए आगे भी दिव्यांगजन के हित में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री और समाज कल्याण मंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की कड़ी निगरानी करने और कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट से हो सकती है। इधर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को देखते हुए इसकी त्वरित पहचान और बचाव के लिए प्रदेश में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने दूसरे देशों की यात्रा कर छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले लोगों की स्क्रीनिंग और अन्य सभी आवश्यक जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने सभी अस्पतालों में उपकरणों और मशीनों का समुचित रखरखाव करते हुए चौक चौबंद व्यवस्था रखने को कहा। इस बीच देश ने कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 125 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 2,72,71,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच कोरिया जिले में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान जारी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर द्वारा 1 से 3 दिसंबर तक बालोद जिले के गुंडरदेही स्थित सामुदायिक भवन में
आजादी का अमृत महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कल इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस मौके पर विद्यार्थियों और एनसीसी कैडेट्स के द्वारा एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। प्रदर्शनी में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और छत्तीसगढ़ के वीर सपूतों तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और गुजरात राज्य की संस्कृति को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में संचालित हुक्का बारों को बंद करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले में अदालत ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आज इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश RCS सामंत ने प्रदेश में हुक्का बार बंद कराने को लेकर कोई कानून नहीं होने की बात कहते हुए इस आदेश को निरस्त कर दिया। गौरतलब है कि बीते दिनों राज्य सरकार ने प्रदेश में चल रहे हुक्का बारों को बंद करने का आदेश जारी किया था। इसके तहत रायपुर के 6 हुक्का बारों को बंद करने का नोटिस भी जारी किया गया था। इस आदेश के खिलाफ हुक्का बार संचालकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दंतेवाड़ा जिले में 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जिनमें एक महिला माओवादी भी शामिल है। इन दोनों माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक और CRPF के उप महानिरीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पुलिस के मुताबिक ये दोनों माओवादी पामेड़ एरिया कमेटी के सदस्य हैं। पुरुष माओवादी प्लाटून नंबर 9 का कमांडर था और महिला माओवादी DVC सुरक्षा दलम की कमांडर थी। इसी जिले में एक अन्य माओवादी ने भी पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। यह माओवादी जनताना सरकार का उपाध्यक्ष बताया जा रहा है। गौरतलब है कि जिले में चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत अब तक 117 इनामी सहित 457 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं दंतेवाड़ा जिले के बचेली थाना क्षेत्र में बीती रात NMDC संयंत्र के कन्वेयर बेल्ट में आग लग गई, जिससे संयंत्र में उत्पादन सप्लाई बाधित हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि इस घटना के पीछे माओवादियों का हाथ है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि इस महीने की 4 और 5 तारीख को दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में तेज बारिश की संभावना है। अंडमान सागर के मध्य भाग और आसपास के क्षेत्रों में बने कम दबाव के आज पश्चिम उत्तर की ओर से बढ़ने और अगले 24 घंटों के दौरान आंध्रप्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में तूफान जवाद के आने की संभावना है। मछुआरों को कहा गया है कि वे 3 से 5 दिसंबर के बीच समुद्र में न जाएं। जवाद तूफान का असर आंध्रप्रदेश और ओडिशा की सीमा से लगे दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिल सकता है। इन क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि मौसम खराब होने से पहले वे धान की फसल काट लें और उसे सुरक्षित भंडारों में रख लें। इस बीच मौसम में बदलाव के मद्देनजर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कुछ ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। इनमें कोरबा विशाखापट्टनम एक्सप्रेस, दुर्ग पुरी एक्सप्रेस और पुरी अहमदाबाद एक्सप्रेस शामिल है। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन के लिए जारी कर दी है। संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में इन कानूनों के निरसन संबंधी विधेयक पारित कर दिए गए थे। केंद्र सरकार ने कहा है कि असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ से अधिक श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ पंजीकृत किया गया है। यह पोर्टल प्रवासी श्रमिकों, निर्माण तथा अन्य क्षेत्र से जुड़े श्रमिक समूह तथा प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है। प्रसिद्ध लोक कलाकार पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम बारले ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में सौजन्य मुलाकात की। राज्यपाल ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित होने पर बधाई देते हुए शाल और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। गौरतलब है कि हाल ही में डॉक्टर बारले को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। राज्य के गृह विभाग ने राज्य पुलिस सेवा के 7 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। राज्य सरकार ने राइस मिलरों को कस्टम मिलिंग के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 120 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है।
बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर ने कल प्रधानमंत्री फसल बीमा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ 10 दिसंबर तक विभिन्न गांवों का भ्रमण कर किसानों को फसल बीमा के संबंध में जानकारी देगी। जगदलपुर में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 6 दिसंबर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले के जैतपुर हसौद सरसीमा मार्ग पर बने पुल में मरम्मत कार्य होने की वजह से इस मार्ग पर यातायात को प्रतिबंधित किया गया है। राजनांदगांव पुलिस ने एक चिटफंड कंपनी के 4 निदेशकों को हैदराबाद और नारायणपुर से गिरफ्तार किया है और राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई की टीम ने आज दुर्ग के एक सराफा व्यवसायी के 3 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर तक लिए जा सकेंगे नाम वापस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की कड़ी निगरानी करने और कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में चलाए जा रहे हुक्का बारों को बंद करने के लिए राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाई। और जवाद तूफान के असर से दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने किसानों को धान की फसल काटकर उसे सुरक्षित भंडारों में रखने की सलाह दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।